अब आपको दिखाएंगे 1 मिनट में खबर यानी पूरी खबर की जानकारी सिर्फ 60 सेकंड्स में। आज देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इस खास मौके पर पीएम मोदी गुजरात के साथ साथ देश को कई सौगात देंगे। पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। देश भर में सरदार पटेल की जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर सुबह 8 बजे पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को नमन करेंगे। फिर सुबह 9 बजे वो राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल होंगे। यहाँ वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी सिविल सर्विस के नए बैच के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। सुबह 11:15 बजे पीएम मोदी केवडिया वाटर एरोड्रम का उद्घाटन करेंगे। फिर साबरमती रिवर फ्रंट पर देश की पहली सी प्लेन सर्विस का भी शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मना रही है। सरदार पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। आजादी के बाद भारत के एकीकरण में उनका योगदान अतुलनीय है और प्रधानमंत्री मोदी इसी योगदान को सम्मान दे रहे हैं। गुजरात में भी सरदार पटेल की याद में 182 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जहां आज पीएम मोदी सरदार पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अपने 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने गुजरात को कौन सी सौगात दी, आइए आपको बताते हैं सिर्फ 60 सेकंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के गुजरात दौरे के पहले दिन कई योजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। उन्होंने सरदार सरोवर डैम के लिए डायनेमिक लाइटिंग का उद्घाटन किया। साथ ही यूनिटी ग्लो गार्डन, कैक्टस गार्डन का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वेबसाइट और केवडिया मोबाइल एप्लीकेशन की भी शुरुआत की। इससे पहले उन्होंने केवडिया में सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क में जंगल सफारी की शुरुआत की। पीएम मोदी ने जियोलॉजिकल पार्क का टूर भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोग्य वन उद्घाटन भी किया। आरोग्य वन के बाद पीएम ने एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया। यहाँ न्यूट्री ट्रेन की सवारी भी की। गुरुवार को सुबह गुजरात पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने केशुभाई पटेल और नरेश कनोडिया, महेश कनोडिया को भी श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी आज केवडिया में देश की पहली सी प्लेन सर्विस की भी शुरुआत करेंगे। महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये अहम फैसला आपको 1 मिनट में हम समझाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं। अदालत ने यह टिप्पणी उस याचिका को खारिज करते हुए की जिसमें एक नवविवाहित जोड़े ने अदालत से पुलिस और लड़की के पिता को उनकी वैवाहिक जिंदगी में खलल नहीं डालने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने पिछले महीने प्रियांशी उर्फ समरीन और उसके जीवन साथी द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि उन्होंने इस साल जुलाई में शादी की, लेकिन लड़की के परिजन उनकी वैवाहिक जिंदगी में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की। अदालत ने दस्तावेज देखने के बाद पाया कि लड़की ने 29 जून 2020 को अपना धर्म परिवर्तन किया और 1 महीने बाद 31 जुलाई 2020 को उसने शादी कर ली, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि यह धर्म परिवर्तन केवल शादी के लिए किया गया। अदालत ने नूरजहां बेगम के मामले का संदर्भ ग्रहण किया, जिसमें वर्ष 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि महज शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन अस्वीकार्य है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस लाने की मुहिम में जुटे उमर अब्दुल्ला लद्दाख पहुंचे। क्या है उनका नया दाव, 60 सेकंड में जानिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लद्दाख में द्रास के लोगों ने गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन के एजेंडे का समर्थन किया है। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के लिए आगे के रास्ते के बारे में लोगों के साथ परामर्श करने के लिए अभी करगिल में है। हमारा जो मेन एजेंडा है और जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मेन एजेंडा है वो एक ही है कि हम 5 अगस्त 2019 के फैसले को नहीं मानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत मुख्य धारा के 7 दलों के गठबंधन ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए पीएजीडी का गठन किया है। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि उनकी लड़ाई देश से नहीं बल्कि बीजेपी से है। लेकिन अब हमारी लड़ाई मुल्क के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी और बीजेपी की सोच के खिलाफ है। बीजेपी हिंदुस्तान नहीं है और हिंदुस्तान बीजेपी नहीं। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर आर्टिकल 370 लागू किए जाने की मांग की और साथ ही ये दावा भी किया कि यहाँ की 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। और आइए अब बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सियासी घमासान की झलक दिखाते हैं।
3 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बिहार में संग्राम तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सीवान की रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार को लालटेन और डिबरी युग से बचाना है तो एनडीए को वोट दें। क्या आप चाहते हैं कि लालटेन युग आए? चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि बिजली डिबरी में बदल जाए? वहीं दूसरी ओर लालू यादव ने ट्वीट के जरिए नीतीश बीजेपी गठबंधन पर तीखा हमला किया। लालू यादव ने लिखा, बढ़ रही महंगाई, छिन रहा रोजगार, ये जुमलों की डबल इंजन सरकार क्या खाक बनाएगी आत्मनिर्भर बिहार। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर आज और तेज हो सकता है। बीजेपी की ओर से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रचार की कमान संभालेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार में बैकुंठपुर, बनियापुर, बख्तियारपुर और मनेर विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 रैलियों के जरिए विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश करेंगे। वहीं चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कमलनाथ को क्या झटका दिया, 60 सेकंड में जानिए। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का चुनाव में स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है। कमलनाथ पर यह कार्रवाई चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों पर की गई। स्टार प्रचारक का दर्जा छिन जाने से कमलनाथ सीमित रैलियां कर पाएंगे, क्योंकि उनके प्रचार का खर्च पार्टी के खर्च में न जुड़कर अब कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जुड़ेगा। फैसला चुनाव आयोग का है, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिक्रिया सियासी है। कमलनाथ ऑफिस ने ट्वीट किया और लिखा, अब जनता फैसला करेगी। मेरी आवाज को रोकने का, दबाने का प्रयास है। कांग्रेस की आवाज को कुचलने का प्रयास है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। जनता सच्चाई का साथ देगी। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। चुनाव प्रचार 1 नवंबर को थमेगा। देश के कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है। रोज संक्रमित हो रहे लोगों की तादाद अब महाराष्ट्र से ज्यादा केरल के लिए चिंता का सबब है। केरल में कोरोना काल फिर लौट आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में केरल में कोरोना संक्रमण के 8,474 नए मामले सामने आए, वहीं 26 मरीजों की मौत हुई। दूसरी ओर महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 7,883 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 156 लोगों की जान गई है, जबकि सिर्फ मुंबई में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1145 नए केस सामने आए और 32 लोगों ने जान गंवाई। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 48,648 नए केस सामने आए और 563 मरीजों की मौत हुई, जबकि इलाज से 57,386 लोग ठीक हुए हैं। राहत की बात यह है कि देश में कोरोना संक्रमण से रिकवरी रेट 91.15% हो चुका है, जबकि मृत्यु दर 1.50% पर है। हालांकि सर्दियों में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है और राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल में संक्रमण का बढ़ता आंकड़ा इसकी तस्दीक भी कर रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.